हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज 27वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे आपका रिवीजन क्लास का नागरिक शास्त्र से संबंधित, जो आपके जेआईसी प्रवक्ता परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, एलटी गेट सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 31 नंबर, निम्नलिखित में से संघीय सरकार के कौन से आवश्यक लक्षण है? संघीय सरकार के कौन से आवश्यक लक्षण है? शक्ति पृथक्करण ये तो होता नहीं है, शक्ति विभाजन होता नहीं, मौलिक अधिकार लिखित संविधान। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। मौलिक अधिकार ये कोई जरूरी नहीं, शक्ति विभाजन। ठीक है, तो दूसरा और चौथा आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, संघीय सरकार के 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है। पहला होता है देश के सर्वोच्च कानून के रूप में एक लिखित संविधान होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चौथा सही हो जा रहा है। दूसरा है यहाँ पे केंद्र तथा इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका दूसरा सही हो जा रहा है। ठीक है, और एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे न्यायपालिका के बारे में दिया नहीं है, तो यहाँ पे आपका दूसरा, ये पहला वाला सही हो जा रहा है, दूसरा और चौथा इसमें से सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक सरकारी विशेषताएं हैं? संघात्मक सरकारी विशेषताएं कौन 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 सी हैं? तो ये जाति, धर्म, भाषा आदि विविधताओं वाले बड़े देशों के लिए उपयुक्त है, तो ये तो सही लग रहा है। यह स्थानीय आवश्यकताओं का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। यह एकात्मक शासन की अपेक्षा सुदृढ़ तथा अस्थायी होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह केंद्रीय सरकार की निरंकुशता को रोकती है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो संघात्मक सरकारी विशेषताएं आपका हो जाएगा 1, 2 और 4, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संघीय राज्य के क्षेत्र में भौगोलिक दृष्टि से जो है संपर्कबद्ध होना चाहिए। धर्म, नस्ल, भाषा, संस्कृति आदि के क्षेत्रों में हितों की समानता संघीय व्यवस्था को दृढ़ बनाने वाली जो है शक्ति होती है, और केंद्रीय तथा क्षेत्रीय शासनों के बीच जो है समन्वय होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है? तो संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? तो संविधान के अनुरूप सरकार। ठीक है, संवैधानिक सरकार वह सरकार होती है जो संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार संगठित, सीमित और नियंत्रित हो तथा व्यक्ति विशेष की इच्छाओं के स्थान पर जो है केवल विधि के अनुरूप ही संचालित होती है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही होगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यों की शक्तियाँ अपरिभाषित परंतु असीमित नहीं हैं, ये तो सही है आपका। सीनेट में जो है सभी राज्यों को समान अधिकार व समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, तो ये भी सही है। संघीय सरकार किसी भी राज्य का नाम व सीमा बदल सकती है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे अमेरिकी संघीय व्यवस्था के बारे में पूछा है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं, ये भी सही है। ठीक है, अमेरिका की जो परिसंघ सरकार जो है किसी राज्य की सीमाओं को उस राज्य की अनुसार अनुमति लिए बिना जो है घटा बढ़ा नहीं सकती है, इसलिए जो है अमेरिकी परिसंघ को जो है अमिट राज्यों का अमिट संघ कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नहीं पूछा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और एक प्रश्न और पूछता है कि अमिट राज्यों का अमिट संघ किसे कहा जाता है? तो ये अमेरिकी परिसंघ को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, एक संघीय शासन में केंद्र और राज्यों की मत शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये संविधान के द्वारा किया जाता है। ठीक है, संघवाद में संविधान या लिखित समझौते के द्वारा जो है केंद्र तथा इकाइयों की सरकारों को बीच शासन शक्तियों का सुनिश्चित व स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। 36 नंबर प्रश्न है, एकात्मक प्रणाली की सरकार में क्या होते हैं? समस्त अधिकार केंद्र में निहित होते हैं, तो एकात्मक प्रणाली की सरकार में जो है ये समस्त अधिकार जो है केंद्र में निहित होते हैं, यही पहला ही आपका सही हो जा रहा है। ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की संपूर्ण शक्ति संविधान द्वारा एक केंद्रीय सरकार में निहित हो जाती है तथा राज्य शक्ति के प्रयोग में केंद्रीय सरकार ही सर्वोपरि रहती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 37 नंबर प्रश्न है, अवास्तविक और वास्तविक संप्रभुता का भेद किया जाता है? अवास्तविक और वास्तविक संप्रभुता का भेद किया जाता है किसके द्वारा?
तो संस्थात्मक शासन प्रणाली में किया जाता है ऐसा। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अवास्तविक तथा वास्तविक संप्रभुता का भेद जो है संसदात्मक व्यवस्था में ही देखा जा सकता है। भारत में राष्ट्रपति को जो है औपचारिक संप्रभु या अवास्तविक और संसद एवं मंत्रिमंडल को जो है वास्तविक संप्रभु कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विभेद राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल में। तो राष्ट्रपति जो हो जाता है अवास्तविक हो जाता है और मंत्रिमंडल जो है वास्तविक संप्रभु हो जाता है। 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय और अमेरिका संघवाद में जिस बिंदु पर समानता पाई जाती है वह कौन सी बिंदु है? तो वह है केंद्र और राज्यों के बीच हुए विवाद का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटारा किया जाना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। केंद्र और राज्यों के बीच हुए विवाद का निपटारा करना भारतीय तथा अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय में ये समानता पाया जाता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गांधी जी के विचारों से जो है मेल नहीं खाता है? तो राजनैतिक दल व्यवस्था पर आधारित लोकतंत्र ये जो है मेल नहीं खाता है। ठीक है, गांधी जी ने आर्थिक विचारधारा के अंतर्गत कुटीर उद्योग धंधों का समर्थन किया था और गांधी जी के आदर्श राज्य का एक प्रमुख लक्षण है विकेंद्रीकृत सत्ता। गांधी जी का अंतिम लक्ष्य राज्यहीन और वर्गहीन समाज की जो है स्थापना करना था। ठीक है, तो यहाँ पे उनका ये राजनैतिक दल व्यवस्था आधारित लोकतंत्र उनका ये मेल नहीं खाता था। 40 नंबर प्रश्न है, मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है, अधिकार राज्य की मांग करते हैं, यह विचार किसका है? तो ये विचार दिया था ग्रीन ने। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। बारकर ने ग्रीन के शब्दों को स्पष्ट मानते हुए लिखा था कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता को जन्म देती है। ठीक है, तो यहाँ पे बारकर ने ग्रीन के शब्दों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता को जन्म देती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि बारकर ने लिखा था ग्रीन के शब्दों को स्पष्ट करते हुए। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, यह किसका विचार था? तो ये विचार था ग्रीन का। ठीक है, तो यहाँ पे डी ही सही हो जाएगा क्योंकि ग्रीन के ही विचार को इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ यह किसका विचार था? तो ग्रीन का विचार था, लिखा था बारकर ने। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग भी अगर इसके बारे में जानते होंगे तो कन्फर्म हो लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा इसके बारे में थोड़ा सा। इकतालीस नंबर प्रश्न है, गांधी जी को किस एक रूसी विचारक ने सर्वाधिक प्रभावित किया था? तो आप लोग जानते होंगे लियो टॉलस्टॉय ने। ये ऑप्शन सही होगा। गांधी जी को रूसी लेखक लियो टॉलस्टॉय ने सर्वाधिक प्रभावित किया था। टॉलस्टॉय की रचना थी स्वर्ग तुम्हारे भीतर है। ठीक है, स्वर्ग तुम्हारे भीतर है, ये रचना थी लियो टॉलस्टॉय का। इसको इंग्लिश में द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू का जो है गांधी जी पर विशेष अस्थायी प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही होगा। 42 नंबर प्रश्न है, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा था? तो ये प्रश्न पिछले भी प्रैक्टिस सेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे इसका आंसर जो है एक्टन दिया है और कहीं कहीं कार्ल पॉपर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ल पॉपर ही मुख्य रूप से सही होगा। आप लोग देख लीजिएगा, कार्ल पॉपर का कहना था कि मार्क्स ने जो पूंजी के बढ़ते हुए विकेंद्रण का नियम प्रस्तुत किया वह केवल एक प्रवृत्ति का सूचक है और किसी प्रवृत्ति के जो है आधार पर भविष्यवाणी करना एक भूल है। ठीक है, तो कुछ लोग कमेंट भी किए थे कि सर यह एक्टन होगा इसमें, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। बहरहाल ये शिल्पी वाली जो बुक आती है उसमें जो है एक्टन दिया है, लेकिन मुख्य रूप से कार्ल पॉपर ही इसमें सही होगा। मार्क्सवाद जो है इसको युग का भ्रम कहा था। कार्ल पॉपर ने मार्क्सवाद को जो है युग का भ्रम कहा था। तिरालीस नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो आदर्शवादी विचारक बेंथम नहीं था। ठीक है, रूसो थे, कांट, हेगल, ग्रीन, बोसांके, ये सभी जो है आदर्शवादी विचारक माने जाते थे। और लाक हो गए, बेंथम, मिल हो गए, ये सब जो है उदारवादी थे। ठीक है, बेंथम हो गए, मिल हो गए, ये सब जो है उदारवादी थे। जॉन लॉक हो गए। 44 नंबर प्रश्न है, साधन सब कुछ है, जैसे साधन वैसा साध्य, साधन व साध्य अलग करने वाली कोई दीवार नहीं है, यह कथन किसका था? तो महात्मा गांधी का था। ठीक है,
गांधी जी की दृष्टि में साधन जो है, साधन तथा साध्य आंगिक रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जैसा साधन वैसा साध्य भी होना चाहिए। ठीक है, वैसा साध्य। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे दो सूची दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, और यहाँ पे लेखक विचारक हैं, उनके द्वारा दिया गया। राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है तथा अच्छे जीवन के लिए इसका अस्तित्व बना रहता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा है ये विचार? तो ये अरस्तू का विचार था। ठीक है, अरस्तू कहता था कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है तथा अच्छे जीवन के लिए इसका अस्तित्व बना रहता है। और दूसरा है आपका, राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो ये किसका था? तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये था आपका हर्बर्ट स्पेंसर का। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर का। और तीसरा है, राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को दबाने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है। तो ये आप लोग जानते होंगे, कार्ल मार्क्स साहब को। और राज्य समाजों का समाज है, ये लिंडसे के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 2 3 1। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कूट सही हो जाएगा? 4 2 3 1 आपका पहला ही सही हो जाएगा। छियालीस नंबर प्रश्न है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है, यह कथन किसका है? तो ये लेनिन का है। ठीक है, लेनिन ने कहा था कि साम्राज्यवाद की पूंजीवाद की जो है उच्चतम अवस्था है। चरम अवस्था है या उच्चतम अवस्था है, बात एक ही है। 47 नंबर प्रश्न है, जॉन लॉक के विचारों में निम्न में से कौन सा अधिकार प्राकृतिक नहीं है? तो समानता जो है ये प्राकृतिक अधिकार नहीं है। लॉक के अनुसार जो है प्राकृतिक अवस्था 3 बताए थे उन्होंने। पहला था जीवन का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा बताया था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, और इसमें जो है समानता नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, राज्य को व्यक्ति स्व विषयक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए परंतु राज्य पर विषयक कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है, यह विचार दिया था। तो ये विचार किसने दिया था? तो ये जे.एस. मिल ने कहा था। ठीक है, मिल ने जो है कार्यगत स्वतंत्रता के 2 रूप बताए। पहला उन्होंने कहा था कि ऐसे कार्य जिनका संबंध व्यक्ति स्व के साथ हो, मतलब अपने साथ हो, इन्हें वह स्व संबंधी कार्य कहता है। और दूसरा कार्य उन्होंने बताया था जिनका प्रभाव अन्य लोगों पर पड़ता है, उन्हें वह जो है पर संबंधी कार्य कहता है, कि मतलब वह दूसरों पर प्रभाव वो पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा विचार प्रस्तुत किया था जे.एस. मिल ने। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में यह टिप्पणी की गई है कि हाब्स का लेवियाथन रूसो की सामान्य इच्छा है जिसका सीड्स काट दिया गया है? तो ये संप्रभुता के संबंध में कहा गया है। ठीक है, कानंट एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने लिखा था कि रूसो का जो प्रभुसत्ताधारी हाब्स का लेवियाथन है जिसका जो है मस्तक काट दिया गया है। तो ये अगर परिभाषा पूछे तो ये परिभाषा, ये शब्द दिया किसने था? तो कांट। ठीक है, कांट ने दिया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 50वें नंबर पे 2 सूची दिया है, आपका इसको मिलान करना है। तो निरंकुश राजतंत्र, तो निरंकुश राजतंत्र किसका था? तो ये आपका हॉब्स का था। ठीक है, और सीमित राजतंत्र का समर्थन, तो सीमित राजतंत्र का समर्थन किसका था? तो ये जॉन लॉक का था। और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किसने किया था? तो ये प्रत्यक्ष का था आपका रूसो का। ठीक है, और संवैधानिक प्रजातंत्र का समर्थन तो ये डायसी महोदय थे। ठीक है, तो 2 3 1 4 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इसमें? तो कोड नंबर बी आपका 2 3 1 4 आपका सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, किस दार्शनिक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एकांकी, असहाय, गंदा, पाशविक और अल्पायु था?
तो किस दार्शनिक के अनुसार? तो ये हॉब्स के अनुसार था, ठीक है। थॉमस हॉब्स के अनुसार जो है प्राकृतिक अवस्था में मानव का जीवन जो है एकांकी, गंदा, निर्धनतापूर्ण, बर्बर तथा कहा जाए तो अल्पकालीन था। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा बताया था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स और गांधी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोनों शांतिपूर्ण क्रांति का समर्थन करते हैं, तो ये असत्य है, ठीक है। गांधी और साम्यवाद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भेद पद्धति का है, ठीक है। साम्यवाद अपने वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है न केवल प्रथम वरन अंतिम आधार भी हिंसा ही है, और मार्क्स जो है क्रांति को आवश्यक मानते थे, हिंसा, ठीक है। और गांधी जी अहिंसावादी थे। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन के में सही क्रम चुनिए। तो जॉन लॉक का जो राजनीतिक दर्शन था उसका सही क्रम कौन सा था? तो नैसर्गिक अधिकार पहले पे आता था, उसके बाद प्राकृतिक अवस्था अनुबंध, फिर जो है सभ्य समाज, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर किसे कहा गया? तो ये कहा गया था मिल को, जीएस मिल को, ठीक है। बारकर ने लिखते हैं कि मिल एक खोखली स्वाधीनता तथा काल्पनिक व्यक्ति का प्रतिपादन करने वाला पैगंबर था, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि राज्य का स्वरूप मूलतः एक निगम है? तो ये कहा था आपका मैकाइवर ने, ठीक है। मैकाइवर के अनुसार जैसे कोई व्यापारिक निगम अपने शेयर होल्डरों की इच्छा से और उन्हीं के हित में अपनी सत्ता का प्रयोग करता है, वैसे ही राज्य भी अपने सदस्यों की इच्छा से और उन्हीं के हित में अपनी सत्ता का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। और व्यापारिक निगमों की तरह जो है राज्य के अपने अधिकार का दायित्व होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, एक राज्य जो अपने नागरिकों को विस्तृत सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है उसे कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो कल्याणकारी राज्य कहते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कांट मानता था कि लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा है राज्य कानून की संतान और जनक दोनों हैं? तो ये मैकाइवर ने कहा है, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मैकाइवर ने कहा है राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों है, ठीक है। ये मैकाइवर ने कहा था। और ऑस्टिन ने क्या कहा था? ऑस्टिन ने कहा था कानून संप्रभु की आज्ञा है, ठीक है। और ग्रीन ने भी इस पर अपना विचार दिया था। तो ग्रीन ने कहा था कि अधिकारों और कर्तव्यों की उस पद्धति को कानून कहा जा सकता है जिसे सरकार लागू करती है, ठीक है। तो 3 डिफिनीशन है कानून पर, और तीनों पूछा भी जा चुका है। मैकाइवर ने कहा था राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है। ऑस्टिन ने कहा था कानून संप्रभु की आज्ञा है। और ग्रीन ने कहा था कि अधिकारों और कर्तव्यों की उस पद्धति को कानून कहा जा सकता है जिसे सरकार लागू करती है। 58 नंबर क्वेश्चन है, हॉब्स के सामाजिक अनुबंधन के सिद्धांत का सार तत्व क्या था? तो सभी लोगों को संप्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि सुरक्षा के लिए जो है उद्देश्य से ही सत्ता को मान्यता दी गई है, इसलिए यह इतनी शक्तिशाली अवश्य होनी चाहिए कि दूसरों के आक्रमण से व्यक्ति की रक्षा कर सके। लेकिन साथ ही यदि सरकार व्यक्ति के जीवन की रक्षा का कार्य नहीं कर सकती तो इसकी आज्ञा पालन करने का कोई तर्क नहीं रह जाता। इसलिए जो है हॉब्स के अनुसार यदि समर्पण उचित है तो स्वाभाविक रूप से यह संपूर्ण समर्पण होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हॉब्स के सामाजिक समझौता से सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो प्राकृतिक कानून की कुछ खास असुविधाओं को समाप्त करना, ये हॉब्स के समझौता सिद्धांत से नहीं था। उसके सामाजिक समझौते सिद्धांत में प्राप्ति की इच्छा हिंसा की ओर प्रेरित करती है, ये था। मनुष्य का जीवन एकांकी निसंग था। सत्ताधारी के विरुद्ध जो है विद्रोह करना, ये भी था, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्राकृतिक कानून की कुछ खास असुविधाओं को समाप्त करना, ऐसा उसके कोई सामाजिक सिद्धांत में नहीं कहा गया था। 60 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक समझौता सिद्धांत के तीनों प्रतिपादकों हॉब्स, लॉक और रूसो की इस एक बात पर सहमति है कि
कि राजनीतिक शक्ति जनता से ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाब्स का मानना है कि राजनीतिक शक्ति जनता की सहमति पर आश्रित नहीं है, क्योंकि समझौता में सभी लोग संप्रभु को स्वेच्छा से पूर्ण शक्ति अर्पित कर देते हैं। लॉक संप्रभुता को प्राकृतिक अधिकारों से मर्यादित मानता है और लॉक ने समाज और राज्य में भी भेद किया है। हालांकि तीनों लोगों को मानना है कि जब जनता समझौता करती है तो उसी से राजनीतिक शक्ति शासक को प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो, और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।